गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये कुछ बच्चे, मैं सबसे पहले उनसे बात करूं जो जो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं उसमें क्यों नहीं आते हैं कुछ बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मतलब इस क्लास के मुकाबले उसमें स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम रहती है, क्या क्या कारण है? देखो, आज की जो इससे अगली शाम वाली जो क्लास होनी है उसमें ऑलमोस्ट आपको आंसर भी मिल चुके हैं। मैंने एक रिवीजन पर्पज से वो क्वेश्चंस दिए थे, सब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन नहीं थे उसमें। सभी बच्चों ने कर तो लिए ना वो अटेम्प्ट। यस सर। वो डिस्कस शाम को ही करेंगे, वो डिस्कस तो शाम को ही करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है डिस्कशन में, तो हम फिर कुछ हो सकता है कैपेसिटेंस का कुछ पार्ट उसमें पढ़ लें। वही 40 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो शायद 40 मिनट आप लगवा दें उस डिस्कशन में, तो कम से कम भाई उसको, अगर मैं अपनी तरफ से उसे रेगुलर बना रहा हूँ तो आप भी तो रेगुलर बनो ना। ठीक है, मैं उन बच्चों से ये कह रहा हूँ जो इसमें आते हैं और उसमें नहीं आते, इस क्लास में आते हैं उस क्लास में नहीं आते। ऐसे हैं ना कुछ स्टूडेंट्स जो इस क्लास में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उसमें नहीं रह पाते हैं। चलिए, तो हम अपना कैपेसिटर वाला पार्ट आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने सीरीज, पैरेलल ये सब देख लिया था, ठीक है। एक तो चीज आज जो पढ़नी है वो होगी व्हीटस्टोन ब्रिज। कल की जो आखिरी जो सवाल था किस चीज पे था वो मैंने बताया था आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है। वो भी हम लेंगे लास्ट में। और एक दो और भी चीजें सीरीज पैरेलल की यूज कर रहे हैं। जैसे मैं शुरुआत व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं कर रहा हूं, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक कैपेसिटर है एंड हमें दिया गया है कि इसकी एयर कैपेसिटेंस सी नॉट है। मतलब जब इसमें एयर भरी हुई है तो इसकी कैपेसिटेंस है सी नॉट, ये हमें दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट, अगर इसमें दो मीडियम भर दिए जाएं, दो मीडियम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मैं इस तरह से ले रहा हूं, देखो मैं इसमें बनाता हूं। आधे पार्ट में K1 और बिल्कुल लोअर हाफ पार्ट में एक दूसरा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इसी में अगर मैं इस तरह से भर दूं, सॉरी, सिमेट्रिकली, लेकिन यूं, इस आधे पार्ट में K1 और इस रिमेनिंग हाफ पार्ट में K2 यूं भर दें तो क्या होगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड C नोट आपको आंसर बताना होगा, इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड C नोट। तीसरी बार हम यूं भर रहे हैं इसमें, अगेन कुछ इस तरह का है कि ऊपर K1 है और इसमें भी बिल्कुल आधा आधा कर दिया K2 एंड K3। समझ तो आ रहे हैं ना हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से भर रहे हैं? हाँ भाई बताओ, दिख तो रहे हैं डायग्राम का मतलब? यस। और चौथा पार्ट एक और ले लेते हैं लास्ट, कि आपने यूं हाफ पार्ट में तो एक मीडियम डाल दिया K1 और इधर वाले दो हाफ में मीडियम भर दिए K2 एंड K3। तो आपको इन सभी के C निकालने हैं अगर इस कैपेसिटर का एयर कैपेसिटेंस C नॉट था तो। ये चार पार्ट हैं।
करोगे एक बार ट्राई, एक एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट? यस सर। ठीक है, आप डायग्राम पार्ट वाइज ही बना लो, चारों एक साथ बनाने की क्या जरूरत है, या चारों बना रहे तो एक बार चार बना लो, ताकि मैं बोर्ड हटा भी सकूं, यहाँ से मिटा सकूं कुछ। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट आप स्टार्ट करें। फर्स्ट पार्ट अगर हो जाए तो बताना। सर C इंटू K1 + K2/2। सी नॉट इंटू K1 + K2/2, यार आपका। हाँ हाँ। देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, सुनो। आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए कि एरिया ए है, और अपनी तरफ से मान लीजिए कि सेपरेशन डी है। ये सवाल में दे नहीं रखा है, हमने एज्यूम किया है। तो मेरे लिए सी नॉट कितना हो जाना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यहां मुझे दो कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। प्लेट 1 और 2 के बीच में एक ऊपर वाला मीडियम अलग है, और प्लेट 1 और 2 के बीच में ही नीचे वाला मीडियम अलग है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है कि एक कैपेसिटर ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, और ये है ना, ऊपर वाले को मैं अगर C1 बोलता हूं और नीचे वाले को C2, तो देखो वैसे तो फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, लेकिन वो A कितना है अभी देखते हैं। लेकिन जब पूरे में मीडियम भरा होता है तो K टाइम्स हो जाता है, याद है ना? ठीक है, तो ऊपर वाले का कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये एरिया कितना है उसके मुकाबले A/2 और D, और सिमिलरली C2 भी हो जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 D। अब बताओ C1 C2 लिखने आगे, ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन A/D को C0 लिख दूं तो पहला बना K1 इंटू C0/2, और दूसरा भी बन रहा है K2 इंटू C0/2। और ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में सी इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है? C1 + C2। तो आपने C0/2 कॉमन लिया, और आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया C0/2 इंटू K1 + K2। ये पैरेलल में इसलिए है क्योंकि ये वाला भी प्लेट 1 और 2 के बीच में है, ये वाला भी प्लेट 1 और 2 के बीच में है। यहाँ का पोटेंशियल V1 V2, तो ये भी जितने पोटेंशियल पे डिफरेंस पे ऊपर वाला उतना नीचे वाला। चलिए फर्स्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नहीं हुआ था तो, और उसके बाद फिर आप सेकंड स्टार्ट कीजिए। एरिया K/2 कैसे सर? एरिया क्या? K/2। ये देखो प्लेट का पूरा एरिया कितना माना हमने? पूरा एरिया ए माना है, और ये बोला है कि आधा आधा। मैंने कहा था, बोला था सवाल बनाते समय कि बिल्कुल सिमेट्रिकली डाले गए। तो ऊपर ऊपर की प्लेट का एरिया कितना हुआ? A/2। हाँ, तो बस वही लिया है भाई। पहले पार्ट में किसी भी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं ना, सभी को आ गया ना समझ? तो सेकंड कीजिए स्टार्ट। सेकंड आप स्टार्ट कीजिए। वंशु कुमार कौन है यार?
जाएगा 2C0 इंटू K1 प्लस K2 अपॉन नहीं 2C0 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। देखते हैं, अभी देखते हैं, एक बार कर लीजिए आप भी, बाकी sir. बच्चे भी। यही आएगा सर, यही आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी पूछता हूँ किसी से। हाँ जी, नीरू, नीरू सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। चलो सेकंड आप करवाओ, आंसर छोड़ो, जो आएगा आ जाएगा। आप मैं अब लगातार आप बोलते रहना, मैं पूछता चलूं, उनका जवाब देते चलना आप। सेकंड पार्ट फर्स्ट मिटा देता हूं यहां से। देखिए सेकंड पार्ट में दो कैपेसिटर, इसको मैं C1 बोल दूं और इसको C2, तो आप नीरू जी ये बताइए वो दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, C1 और C2? सीरीज में, एक के आगे एक लगा हुआ है, तो एक तो हमारा बना C1 और एक हमारा बना C2। अब मैं इनकी वैल्यू देखूं, C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट पूरे में मीडियम K1 है तो K1 अपॉन 2D। एरिया कितना लेना है, ए लेना है पूरा, ठीक है, पूरा एरिया लेना है। और सेपरेशन कितनी लेनी है? 1:2। नहीं 1:2 नहीं, मुझे सिंपली बताओ, अगर ये D है, ये कितना लेना मुझे? D/2। तो यहाँ पे आएगा D/2, 2 ऊपर गया तो 2K1 और एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D आपका C0 है, तो ये बन गया 2K1 C0। सिमिलरली C2 भी आपका यही होना है, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया तो पूरा डिवाइडेड बाई D/2, तो वो भी आपका बन जाना है 2K2 इंटू C0। और ये दोनों सीरीज में हैं, तो C इक्विवेलेंट सीरीज का क्या होता है? 1/C1+1। हाँ 1/C करके ये बनता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर आप ये करोगे C1 C2 तो 2K1 C0 2K2 C0 अपॉन C1 प्लस C2 में से 2 और C0 कॉमन आया और अंदर बचा K1 प्लस K2। 2 से 2 गया, C0 से C0 गया, तो ये जो आंसर आ रहा है 2 बचा एक तो ऊपर 2K1। अरे यार ये क्या है, कैसा ऐलान हो रहा है, मेरे को सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा। हाँ दोबारा बोलो यार, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, सुन नहीं रहा कुछ। भाई बच्चों ये बताओ, जो आप आंसर बता रहे थे, क्या यही बोल रहे थे क्या शुरू में? यस सर, यस सर। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ये करके नोट और अपना थर्ड पार्ट फिर स्टार्ट करेंगे। अरे नीरू, आप वो डिस्कशन क्लास में आते हो कि नहीं 9 बजे वाले में? यस सर, डेली आते हैं, बस कल नहीं थी। तो वो तो कल ही चेक किया था मैंने, कल ही देख रहा था मैं कौन। उससे पहले हर क्लास में थी। क्या उससे पहले वाली क्लास में थी? हर क्लास में ठीक है, मैं तो कल ही देख रहा था, तो कल वो नाम मुझे दिखानी, इसीलिए मैं बोल गया बस। ठीक है चलो कोई नहीं। अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो वीडियो लेक्चर तो देख लिया करो, किसी की क्लास मिस हो जाए तो। और आज का अगर पेपर वो जो था CPP नंबर 20 किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया है तो शाम तक तो करके रखें, ठीक है, और शाम को फिर अगला मिल जाएगा आपको। सर हाँ थर्ड का ये है K1 K3 प्लस K1 K2 प्लस 4K2 K3 अपॉन 2 फिर ब्रैकेट में K2 प्लस K3 रेफरेंस टू C0। भाई हो सकता है यार, अब इतना बड़ा आंसर तो मैं ऐसे भी देख के नहीं बता सकता, हो सकता है आ जाए, देखते हैं हम। चले हम सेकंड मिटा दूं मैं, सेकंड। यस सर। अच्छा जी, थर्ड देखो, थर्ड में क्या आपको K1 प्लेट नंबर 1 और 2 के बीच में है कि नहीं? यानी कि प्लेट नंबर 1 और 2 के बीच में, मैं इसको प्लेट नंबर 1 बोल रहा हूँ और इसको प्लेट नंबर 2, मतलब इस पोटेंशियल को, इनके बीच में तो एक कैपेसिटेंस है, मैंने उसे C1 बोल दिया। पहले तो C1 लिखवाओ कितना होगा।
K1 पूरे में भरा हुआ है इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितना उसका A/2 और सेपरेशन D। तो ये आपका आया एप्सिलॉन नॉट A/2 D, तो आपका C नॉट हो गया K1/2 इंटू C नॉट, है ना भाई, लिखा गया ये तो। और नीचे वाले दोनों एक के आगे एक लगाए, सीरीज में कि पैरेलल में? ये इधर अगर आप देखते हैं C2 कितना होगा बताओ, इधर वाला K2 C नॉट हो जाएगा। एरिया भी आधा और सेपरेशन भी आधा, तो 2 से 2 भी गया और एप्सिलॉन नॉट A/D ये C नॉट होगा, तो ये आपका आ गया K2 C नॉट, है ना भाई, समझ आया ना। सिमिलरली ये C3 वाला भी आपका आ जाएगा K3 C नॉट, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है? ठीक है। अब ये नीचे वाले दोनों किस में हैं? सीरीज। तो नीचे वाले दोनों सीरीज में हैं, तो ऊपर तो आपका रहेगा C1 ही, और नीचे हो जाने C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो अगर आप ये देखते हो तो K2 K3 C नॉट स्क्वायर अपॉन K2 प्लस K3 कॉमन आएगा, और एक C नॉट से C नॉट कटेगा, तो ये आया कि नहीं बताओ नीचे? यस सर। और ये दोनों पैरेलल में हैं, और C1 आपका है K1/2 C नॉट, तो ये दोनों जुड़ जाने, तो जो नेट C इक्वलेंट बनेगा C1 प्लस ये नीचे वाला, तो C1 की जगह तो मैं रखूंगा ये, और इसकी जगह ये, दोनों में से C नॉट तो कौन आया, तो ये बचेगा K1/2 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 और इंटू C नॉट। हाँ जी भाई, जिसने भी आंसर बोला था, अंकित ने बोला था शायद, यही बोल रहे थे कुछ अलग? मैंने पूरा खोल के बता दिया था ना, ठीक है ये ऐसे बहुत है, इतना भी बहुत है। ये समझ आ गया है ना ये क्या है आंसर? यस सर। ये 2 नहीं आएगा। कहाँ पे? कहाँ 2 आएगा? सेकंड वर्ड में, एक मिनट में चेक करता हूँ। सही है ना शायद, ये बोर्ड पे देखो। सही है सर। चलो तो अब 4th वन आप ट्राई कीजिए। यस सर। चौथा ट्राई करो। सर 4th का आ जाएगा 2 C नॉट K1 ब्रैकेट में K2 प्लस K3 अपॉन में K1 प्लस K2 प्लस K3। कैसे किया है, क्या किया है? सर जो स्टार्टिंग में तो मतलब पहले तो सीरीज में, और जो बाकी दो है ना बाद वाले ये पैरेलल में। अच्छा, अब और भी वही बच्चे ट्राई कीजिए एक बार। देखो, शकल देख के सीरीज पैरेलल मत डिसाइड किया करो। शकल देख के सीरीज पैरेलल डिसाइड करने में गलती होती है। ये सवाल मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक 100% मुझे गलत ही जवाब मिला है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट से। 100% में ये भी नहीं कह रहा 99%, 100% ही गलत जवाब मिला है बच्चों की तरफ से इस क्वेश्चन में। और मैं बहुत जगह देख चुका, मतलब इवन कई बुक्स भी गलतियां कर देती हैं कई बार तो, लेकिन इस सवाल में तो बड़े भारी कंफ्यूजन चलते रहते हैं और बहुत गलतियां होती रहती हैं। आपने अंकित या और जो भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, सब ऐसे ही कर रहे होंगे भाई, एक तो ये लगा दिया और आगे दो पैरेलल में लगा दिए। करवा नहीं रहा मैं ये बता रहा हूं आपको कि ज्यादातर बच्चे आप में से कर क्या रहे हैं, पहले वो सुनो। एक तो बना लिया C1 और ये दो बना दिए पैरेलल में। सारे सीरीज में आएंगे।
पहले ये बताओ अंकित, शुरू में ये किया था क्या? यस सर। अब इसमें मेरी बात सुनो, मैं आंसर नहीं दे रहा आपको, मैं तरीका नहीं बता रहा, लेकिन मैं इसकी गलती बता रहा हूं कि इस तरीके में क्या गलती है। क्या C2 और C3 पैरेलल में है? क्या C2 और C3 पैरेलल में है? वो चेक करने के लिए ये देखना पड़ता है क्या C2 और C3 दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो, ये प्लेट नंबर 1, यहां का पोटेंशियल V1 मान लो, ये प्लेट नंबर 2, यहां का V2, ये भी V1, ये भी V2। मैंने कुछ पोटेंशियल्स लिखे हैं। अब आप ये बताओ, ये एंड तो इसका भी V2 पे है, इसका भी V2 पे है, क्या दोनों का ये एंड सेम पोटेंशियल पे है? अगर इधर वाला ये और ये सेम पोटेंशियल पे होता तो पक्का हम कह देते कि हाँ भाई ये ऊपर नीचे दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मेरा कहने का क्या मतलब है, सुनिए। मान लो ये 10 वोल्ट हो, मान लो ये 2 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई बताओ? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। अब ये तो प्लेट है मेटल की, तो ये भी 2 वोल्ट पे, ये भी 2 वोल्ट पे। अब वही 8 वोल्ट यहां तो बचा है K1 K2 में, यहां तो बटा है K1 K2 में, और यहां वो बटा है K1 K3 में। तो K1 K2 में जो बंटवारा होगा वो कुछ अलग बनेगा, और K2 K3 में जो K1 K3 में जो बंटवारा होगा वो कुछ अलग बनेगा। हो सकता है ये 10 से ये 6 वोल्ट पे पहुंचो, हो सकता है ये 10 से घट के 7 वोल्ट पे पहुंचो, क्योंकि यहां बंटवारे के लिए जो मीडियम अलग अलग है K1 और K3 है, और ऊपर बंटवारे के लिए मीडियम अलग अलग है K1 और K2 है। तो अब देखो, इस ऊपर वाले कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 - 2 4, और नीचे वाले के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7 - 2 5। तो क्या ऊपर और नीचे वाले दोनों पैरेलल में हैं कि नहीं है बताओ? नहीं है। ये तो मतलब एक ऐसी मिस्टेक है जो लगभग पहली बार में हर आदमी कर जाता है। पहली बार में जो भी बच्चा ये कर रहा है, जो भी बच्चा पहली बार में क्वेश्चन कर रहा है, वो मिस्टेक करके ही जा रहा होता है, क्योंकि वो शेप के अकॉर्डिंग सीधा सोच जाता है। अब आप ट्राई कीजिए तो फिर ये कैसे होगा। तीनों सीरीज में भी नहीं है भाई, जो आप जो जवाब दे रहे थे तीनों सीरीज में कहाँ है? तीनों सीरीज में एक ऊपर जुड़ा हुआ, एक नीचे ब्रांचिंग सी दिख रही है। कर रहे हो ट्राई? बताओ। यस सर। ठीक है, एक बार करो, आपसे हो तो ज्यादा अच्छा है। मुस्कान, अब थोड़ी देर आप लाइन पे आओ। यस सर। क्या ये समझ आ गया कि C2 C3 पैरेलल में नहीं है? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको, बाकी बच्चे भी ध्यान दो, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि कैसे जाना चाहिए। अगर मैं इसको आधा पार्ट ब्रेक कर दूं, आधा ऊपर आधा नीचे, तो क्या ऊपर ऊपर वाले सीरीज में होंगे कि नहीं? क्या सर? अगर मैं इसको आधे पार्ट में ब्रेक कर दूं, K1 के हिस्से को, आधा ऊपर आधा नीचे, मैं इसको यूं देखूं कि ये 4 टुकड़े हैं, मैंने 4 सेपरेट टुकड़े बना लिए, इसमें भरा है K1, इसमें भरा है K2। सर ऐसे होगा कि जैसे K1 K2 सीरीज में और K1 K3 सीरीज में, और फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो पैरेलल। हाँ, यही मैं शुरुआत कर। चलो मुस्कान, आप बताते रहना लेकिन थोड़ी देर। क्या मैं इसको इस तरह देख सकता हूँ क्या? यस सर। अब देखो, क्या ऊपर वाले दोनों सीरीज में है कि नहीं? प्लेट नंबर 1 से 2 तक जाने में यहां से यहां दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। और नीचे वाले दोनों भी सीरीज में है, और फिर वो और ये दोनों किस में होंगे? सर पैरेलल में। तो आप लोग सभी बच्चे अब इसको यूं ट्राई करो, 4 कैपेसिटर बनाओ ऐसे,
और भाई इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि पूरे चांस है कभी फिर एग्जाम में आए और आप ये गलती कर जाए। बड़े अच्छे से दिमाग में डाल लो कि ये देखने से नहीं होता सीरीज पैरेलल। K1 K2 divided by K1 plus K2 plus K1 K3 divided by K1 plus K3 into C naught। किसने जवाब दिया Yes, ये? sir। किसने जवाब दिया ये? मृगेश। मृगेश, आपने जवाब दिया तो सही होगा यार, देख लेते हैं अभी। और अंकित भाई, जैसे आपने शुरू में गलत बताया था, क्या कॉपी में लिखा था वो चीज कि ऐसे ऐसे करना है? क्या सर? आपने शुरू में गलत जवाब दिया था, वो दो पैरेलल एक सीरीज, क्या नोटबुक में लिखा था वो कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे? रफ कॉपी में डायरेक्ट कर दिया मैंने। रफ कॉपी में नहीं, मैं कहूंगा कि आप लोग अगर फेयर कॉपी में भी किया था तो लिखा रहने दो, ताकि कल को वो नोट्स रिवाइज करो तो ध्यान आए, अरे ये गलती हो जाती है इसमें, कहीं ये कॉन्सेप्चुअल सी मिस्टेक है। ऐसी गलती को बुरी तरह नहीं काटते हैं, किसी तरह से सर्कल कर दो या कुछ भी कर दो कि हाँ भाई ये भी मिस्टेक हो जाती है जिन पे हमें ध्यान देना है। चलो तो ये बनाते हैं हम। पहला बताओ, क्या फर्स्ट को मैं K1 C नोट लिख सकता हूं? क्यों? एरिया भी आधा हो गया और सेपरेशन भी आधी होगी, तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/2 इंटू D/2, 2 से 2 गया, तो बताओ क्या है, K1 C नोट लिख सकते हैं कि नहीं इसको, पहले वाले को? हाँ जी, आ रहा है ना समझ, जवाब दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये सारे ही ऐसे लिखे जाएंगे, सारे के सारे। ये K2 C नोट, ये K1 C नोट और ये K3 C नोट। अब मैं इससे अगला डायग्राम बनाऊं तो ऊपर वाले दोनों आपके सीरीज में बनेगा K1 K2 C नोट स्क्वायर अपॉन इनका सम, तो एक C नोट कट जाना है, तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू C नोट, और नीचे बनेगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 और इंटू C नोट, और ये दोनों पैरेलल में, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा, C नोट भी कॉमन K1 भी कॉमन, K1 C नोट दोनों कॉमन आ गए, अंदर बचा K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस K3। ये आपका C इक्विवेलेंट निकल के आया इस तरह से। हो गया हो तो नोट बताओ, फिर आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, अच्छा, क्या ये जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो पूरे जो कैपेसिटर का गैप है उसमें? क्या ये जरूरी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो पूरे कैपेसिटर के जो गैप है उसमें? मीडियम, वेरिएबल मीडियम डाल सकते हो ना, जैसे अभी भी हम डाल रहे थे, कुछ इलाके में K1 कुछ में K2, लेकिन मैं कहता हूं कंटिन्यूअस वेरिएशन भी तो हो सकता है, समझ लो क्या? तो हिट करो मीडियम में एक तरफ से। क्या कह रहे, दोबारा बोलो, मुझे सुना ही नहीं दिया। ये कह रहे मीडियम को एक साइड से हिट कर दे। हाँ, मतलब कैसे भी करके वो ऐसा कुछ बना सकते हैं। देखो मैं इस बार प्लेट्स को यूं रख रहा हूं, मैं कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनको ऊपर नीचे रख रहा हूं, एक प्लेट ये है, एक टर्मिनल ये निकला, एक प्लेट ये है और एक टर्मिनल इसका ये निकाल दिया,
ये हमने 2 प्लेट्स रख दी, ठीक है, और ऊपर और नीचे स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है जिनकी एज लेंथ है ए। ये दोनों आपको स्क्वायर प्लेट मेटालिक प्लेट्स दी हैं जिनकी एज लेंथ ए है, और ये जो हाइट है दिस इज एच। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो हाइट है, ये आपको एच दिया गया है। तो अब इसमें यूं बताओ, जैसे मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ऐसा ले लें, ये कहा गया है कि आप इधर से इस वाले फेस से किसी भी x हाइट आगे जाते हो, x दूरी आगे जाते हो, इस फेस से इधर वाला जो फेस है उससे, फेस नहीं है खैर ये गैप है, यहां से इस पूरे में एक मीडियम भरा हुआ है, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट k डिपेंड्स ऑन x। ये kx लिखने का क्या मतलब है? k के ब्रैकेट में x लिखना। हाँ, द कैपेसिटर is filled by a medium whose dielectric constant is given by k is equal to some k naught plus alpha times x, where k naught and alpha these are constants, k naught and alpha are constants, ठीक है। if चलो फाइंड सी, ये जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है कि क्या होगा। एक बार ये तो बताओ, शुरुआत कैसे की है आपने, क्या दिमाग में है? एलिमेंट मान। हाँ बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट मानो, उसका डीसी लिखो, और फिर सोचो आगे क्या करना है क्या नहीं। देखिए पहले तो एलिमेंट मानते हैं, के अकॉर्डिंग एलिमेंट मानना होगा, जिस तरह से के वेरी कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें एलिमेंट मानने की बात करें तो मैं किसी x दूरी पे गया और ये एक प्लेन बनेगा, समझ आ रहा है नहीं क्या किया हमने? देखो ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट,
आप इधर से किसी x डिस्टेंस पे गए और यहाँ आपका ये एक प्लेन बनेगा पीछे की तरफ, ठीक है। इस जगह पे k की वैल्यू दे रखी है k0 प्लस अल्फा एक्स। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे dx, और उस दौरान आप k को नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। सर आंसर में ए स्क्वायर भी है भाई पता नहीं यार, ये मैं बता रहा आपको, कोई ऐसे कोई पता नहीं होता आंसर, मैं तो इन जनरल सा लेके चल रहा हूँ। तो मेरा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट के नॉट ए बाई डी प्लस अल्फा ए स्क्वायर बाई 2। देखते हैं, एक्चुअली ना बिल्कुल प्री प्लान तरीके से सवाल नहीं बनाए जा रहे हैं, ये तो मैं तो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहता है क्या चलाना है, उसी पे कोई वैल्यू आपको दे देते हैं। अब देखते हैं कितना मैच होगा। लगभग हर एक न्यूमेरिकल में ऐसी हाल होती है यहाँ पे। देखो अब सुनो, आप ये बताओ क्या एलिमेंट समझ आया क्या, आपने कैसे माना है? यस सर। ये प्लेट है पूरी, एक प्लेट ये है नीचे पूरी, तो ये आपका एक एलिमेंट बना। पहले मैं इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस लिखूं, ये ऊपर नीचे इनके टर्मिनल्स हैं, तो आप लिखवाओ भाई डी सी लिखवाओ, कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट dx बाई डी डी सी बराबर, सबसे पहली बात तो के, इस जगह के कितना है, मीडियम भरा हुआ है यहाँ, के कितना है? के नॉट प्लस अल्फा एक्स, के नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया कितना है इसका, इंटू एरिया dx। ये एरिया कितना है, एक लेंथ तो है a और एक लेंथ है dx, तो एरिया जो बनेगा ADX डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में, इस कैपेसिटेंस में दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन h। आप ये बताओ क्या DC लिखना आ गया क्या यहां तक? है ना। DC लाने के बाद C कैसे निकालें? DC तो हमारा हो गया, ये DC आपका आया एप्सिलॉन नॉट A बाई H, ये तो कांस्टेंट टर्म है, K नॉट dx और प्लस अल्फा एक्स dx। अब DC लाने के बाद यूं बताओ, ये जितने एलिमेंट बनेंगे सारे सीरीज में बनेंगे कि पैरेलल में? सीरीज में। हैं कैसे अजीबोगरीब जवाब मिलते रहते हैं, सीरीज में कैसे भाई? मैंने प्लेट क्या उधर और इधर लगा रखी है क्या? प्लेट ऊपर और नीचे हैं, पहला कैपेसिटर भी इन्हीं दोनों के बीच में, दूसरा भी इन्हीं दोनों के बीच में, ये भी इन्हीं दोनों के, तो ये सारे किस में हो गए? पैरेलल में हो गए ना। आप इसको यूं घुमा के देख लो ना, वो सारे यूं बनेंगे, तो पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो पैरेलल में होंगे तो C इक्विवेलेंट बनेगा DC1 प्लस DC2, ये सारों का सम, क्योंकि ये सारे के सारे किस में हैं? पैरेलल में, और सबका सम क्या होता है? इंटीग्रल DC। अब मैं यहां आपको एक फिजिक्स का पॉइंट बता रहा हूं, मैथमेटिक्स कहता है कुछ भी DC आ जाए C निकालना है तो आप क्या कर दो हमेशा? इंटीग्रेशन। उस चीज से बच के रहना, अभी दिखाता हूं इसमें, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है इंटीग्रेशन क्योंकि सारे पैरेलल में हैं तो सीधा सम होना है, तो इसलिए ऐसा हो गया। चलो पहले तो इसको पूरा कीजिए, दूसरे केस में जब सीरीज में होंगे तो हाँ करते हैं इसके बाद करते हैं, पहले इसको पूरा कीजिए। तो देखो जब आप ये करोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई H तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर ही आ जानी, एप्सिलॉन नॉट A बाई H तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जानी है। और फर्स्ट टर्म में K नॉट कांस्टेंट बाहर आएगा, ओनली इंटीग्रल dx, और सेकंड टर्म में अल्फा कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रल x dx। x की लिमिट बताओ कहां से कहां, x की लिमिट 0 से a, x जो है यूं जा रहा है, यूं आ रहा है 0 से a, तो x की लिमिट 0 से a और ये भी 0 से a। तो अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई H K नॉट इंटू dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट पुट करोगे a माइनस 0 तो a प्लस अल्फा इंटू x dx का x स्क्वायर बाई 2 और ये बचाना है a स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। अब आप इसको किसी तरह अरेंज कर लो, ये आपका आंसर आया इस सवाल का। सर आ गया।
ठीक है। हो गया, नोट हो गया, कर रहे हो? हो गया सर। रुको सर एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कीजिए। हो गया सर। ठीक है। अब देखो, मैं दोबारा से यही सवाल देता हूं, लेकिन एक बदलाव के साथ। आप लिख लेना अपनी कॉपी में कैसे भी। अरेंजमेंट सेम है, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है। और फिर से एक मीडियम भरेंगे और इसमें के ऊपर से नीचे आते हुए हाँ, इंक्रीज मतलब होगा, इस तरह से डिक्रीज ले होगा। लेंगे कि जैसे उसमें बोला है कि k बराबर k नॉट प्लस अल्फा एक्स, सेम वही चीज इसमें भी कर देते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली प्लेट है, वहां से आप किसी भी एक्स साइड नीचे आओगे, यहां इस लेवल पे, समझ गए ना अब कहां पे क्या दे रहा हूं मैं? यहां पे k एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है और सवाल आपका वही है, फाइंड c। कीजिए, अब थोड़ा सोच समझ के आराम से कीजिए इसको। मतलब क्या फर्क नजर आ रहा है ये बताओ। पैरेलल में तो यार पिछली बार ही है। सीरीज में हो जाएगी। एक तो देखो, जानबूझ के इसीलिए मैंने प्लेट ऐसे दी है क्योंकि हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर रहती है कि प्लेट ऐसे ही होती है, तो यूं वाले तो पैरेलल दिखते हैं और यूं वाले सीरीज दिखते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए तो ये डायग्राम ऐसा दिया है आपको। पहली बात, आप एलिमेंट कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो हम उस चीज पे आ पाए। देखो, ये ऊपर वाली प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट, जो बीच में जो आपका एलिमेंट बनेगा, आप किसी भी एक्स साइड पे जब आएंगे, एक्स नीचे आएंगे, तो ये यूं लाइन बनेगी और फिर थोड़ा और जाना होगा dx, और उस दौरान तो हम इसको कांस्टेंट मान लेंगे k को। इस तरह से बना, ये dx और ये a और a। इसका dc लिखवाओ कितना होगा। सबसे पहली बात तो k तो यही होगा, k तो x साइड पे आके कितना है, k नॉट प्लस अल्फा एक्स। बताओ, k तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया होती है। एरिया कितना है इसका, इस कैपेसिटर का, ये यूं देख रहे हैं हम, ए थोड़ी, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। और सेपरेशन कितना है इस और इस लेयर के बीच में, एक्स।
अरे इस लेयर और इस लेयर के बीच में सेपरेशन कितना है? dx dx। तो dc आपका लिखना समझ आया कि नहीं? बताओ dc समझ आया कि नहीं, कैसे लिखा हमने? yes sir अब ये सारे किस में होंगे? पैरेलल में नहीं, ये सारे किस में होंगे? सीरीज में। ये सारे के सारे आपके सीरीज में होंगे, ठीक है। और सीरीज में होंगे तो मैं इधर लिखता हूं फॉर्मूला। सीरीज में होंगे तो फॉर्मूला ये है। अब ये गलती मत कर देना यहाँ पे कि सीज इंटीग्रल डीसी। हमें तो मैथमेटिक्स दिखता है और हम सीधा लगा देते हैं। ये फिजिक्स है तो यहाँ थोड़ा सा मैथ्स के अलावा भी काम चलेगा, ये गलत होगा। सीरीज में फॉर्मूला होगा 1/DC इक्वलेंट 1/DC1 प्लस 1/DC2। ये चलेंगे सारे? हाँ भाई बताओ, ये चलने हैं ना सारे? yes sir तो अगर मैं इस चीज को देखूं, ये डीसी डीसी डीसी, ये इंटीग्रेशन है, इसका मतलब 1/C इक्वलेंट इज इंटीग्रल ऑफ 1/DC। ये मतलब है इस लाइन का, ये सॉरी ये सी इक्वलेंट है, डीसी नहीं, ये सी इक्वलेंट है 1/C इक्वलेंट। इस लाइन का ये मतलब है जो मैंने यहां लिखा है। इधर तो 1/C इक्वलेंट और उधर 1/1/1 उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो अगर आप सी इक्वलेंट देखें तो सी इक्वलेंट बनेगा 1/1/DC। तो भाई ये बताओ, ये समझ आ गया क्या? सीरीज में क्या करना है आपको? कभी भी अगर एलिमेंट सीरीज में, सेपरेशन dx क्यों? क्या वो कौन कौन सी प्लेट्स ली है सर? ये दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है कैपेसिटर, ये बीच में कैपेसिटर दिख रहा है आपको यहां से यहां जाते समय। हाँ तो इसमें एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है और बीच में सेपरेशन है, तभी तो इस सीरीज में बनेंगे। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बना बीच में। ठीक है। तो एरिया तो हो गया a² और सेपरेशन हो गया dx। बताओ भाई, अगर नहीं समझ आया तो भी बताओ। आ गया सर। आ गया? सभी को आ गया? ये जो मैंने पॉइंट इसमें बताया यहाँ पे। तो अब देखो, मैं यहां से चला तो 1/C इक्वलेंट होगा इंटीग्रल 1/DC। और DC कहां गया? ये रहा DC। ये है तो 1/DC करोगे तो कितना हो गया? 1/DC। dx ऊपर गया, dx तो ऊपर गया और नीचे क्या बचा? k0 प्लस अल्फा x इंटू एप्सिलॉन नॉट a²। बताइए क्या ये स्टेप क्लियर है क्या? यस ठीक है। यहां से 1/C इक्वलेंट चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/α0 a² तो आया कॉमन, कॉमन नहीं कांस्टेंट, कॉमन भी बोल सकते हो, सभी सम में से कॉमन आ गया, सारे इंटीग्रेशन में से 1/k0 प्लस अल्फा x dx। अच्छा x की लिमिट बताओ, इस डायग्राम को देख के x की लिमिट। 0 से h। हाँ, इस बार 0 से a नहीं है, इस बार जो x है उसकी लिमिट जा रही है 0 से h। देखो ये भी एक स्टार मार्क लाइक पॉइंट है। मैंने आज एक तो वो इससे पिछला सवाल करवाया, 4 पार्ट्स में से कहा था चौथा पार्ट बहुत अच्छा है, जो गलती कर जाते हैं बच्चे, है ना। सिमिलरली ये भी वो मिस्टेक है जो बाई चांस जल्दबाजी में हो जाती है, क्योंकि हम बड़े हमेशा ही याद रखते हैं इंटीग्रल dx x होता है तो इंटीग्रेशन कर दो dc आते ही। तो ये भी थोड़ा याद रखना, सीरीज में अगर हो तो कैसे करना है। क्या ये क्लियर हो रहा है ना क्या किया हमने? यस सर। और लिमिट लगा दी 0 से h। मिटा दो ये नीचे वाला, अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लो। हो गया सर। हो गया तो ये इंटीग्रेशन कीजिए अब।
और इसमें वैल्यू पुट कीजिए क्या है क्या नहीं। अपन अल्फा ln x आएगा सर इंटीग्रेशन। बिल्कुल, आप करो। एक मिनट कहाँ गया। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x ln x होता है। बहुत ही जनरल तरीके से आप करें तो लेट k नोट प्लस अल्फा एक्स को मैंने थोड़ी देर के लिए t बोल दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो k नोट का 0, अल्फा कांस्टेंट, dx बाई dt बराबर 1, यानी कि मेरे पास अल्फा dx बराबर आ गया dt, और dx कितना आ गया dt बाई अल्फा। इन चीजों का इस्तेमाल मैं इसमें करूं तो इंटीग्रल 1 k नोट प्लस अल्फा एक्स और इंटू डी एक्स। के नोट प्लस अल्फा एक्स की जगह में क्या रख सकता हूं? वेरिएबल t, और dx की जगह में क्या लिख सकता हूं? dt बाई अल्फा। 1 बाई अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर आया, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t ln t, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो k नोट प्लस अल्फा एक्स, तो ये आया ln ऑफ k नोट प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा। बताओ भाई, ये इंटीग्रेशन आ गया समझ? ठीक है, डायरेक्ट भी हम याद रखते हैं, जैसे ln x का 1/x होता है, सॉरी 1/x का ln x होता है, ऐसे यूं डायरेक्ट भी याद करते हैं बच्चे कि अगर कहीं इंटीग्रेशन में 1/a प्लस बी एक्स आ जाए, ये आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि ln ऑफ a प्लस बी एक्स, और जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। हुआ कैसे मैंने यहां बता दिया। बताइए ये वाला मैथमेटिक्स समझ आ गया ना आपको, क्या है ये? ठीक है, चले हम इसके बाद आगे बढ़े। तो अगर आपने ये यहां पे पुट किया इसमें, तो ये इंटीग्रेशन आ रहा है 1/ε0 ln ऑफ k नोट प्लस अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, और जो लिमिट है वो है 0 से लेके h। अब मैं बस फाइनल आंसर की तरफ पहुंच रहा हूं। ये मिटा दूं क्या ये वाला पार्ट? बताओ, ये हटा दूं ये अगर कुछ नोट किया हो? सर हटा दो सर। ठीक है, अब ये आपका आ गया 1/c इक्वलेंट, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 एक अल्फा है, ln ऑफ अपर लिमिट तो k नोट प्लस अल्फा एच, माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट, 0 रखोगे x की जगह तो ओनली k नोट। 1/c इक्वलेंट आ रहा है 1/α0 log a माइनस log b ln ऑफ k नोट प्लस अल्फा एच डिवाइडेड बाई k नोट। तो अगर आपको c इक्वलेंट चाहिए तो c इक्वलेंट यहां से आ रहा है, ये तो ऊपर गया α0 अपॉन ये log वाली टर्म नीचे की, ln मतलब log टू द बेस e, और कैलकुलस में अगर बेस ना भी लगाया हो, कैलकुलस में, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूं, मैथ्स की, बेस ना भी लगाया हो तो बेस ई मानते हैं वहां वो लोग।
वैसे और कहीं बेस ना लगाए तो बेस्ट टाइम मानते हैं। तो अभी बताओ भाई, सीरीज और पैरेलल दोनों यूज करने आ गए कि नहीं? यस सर। अब इसमें पढ़ाने को तो और भी है इस टाइप पे, लेकिन अब मैं उस चीज पे आता हूँ जिससे मैंने लेक्चर की शुरुआत की थी, डिस्कशन से। क्या चीज थी मैंने कहा था लास्ट में वो लेंगे? बताओ। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्योंकि अभी देखो आप, ये लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए, और अभी तक हम वो डाइलेक्ट्रिक ही डाल रहे हैं, कभी किसी तरह कभी किसी तरह, कभी कांस्टेंट कभी वेरिएबल। तो मुझे लगता है कुछ चीजें तो समझ आई ना, कैसे कैसे होता है ये सब। ठीक है। यस सर। एक तो पैरेलल ढूंढना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे मैंने वो एक 4 वाला चौथे नंबर वाला केस किया। एक ये एलिमेंट सीरीज में बने तो कैसे करना आगे, ये भी बताओ। तो ये नोट हो गया हो तो मैं हटाऊं इसे? हो गया सर। ठीक है। अब हम उस पार्ट पे आते हैं जिस पे बेस्ड मैंने कल एक सवाल दिया था सीपीपी नंबर 19 में। देखो, दिस इज नोन एज, ये फिर सर्किट से रिलेटेड एक पार्ट आ रहा है, व्हीटस्टोन। पूरा एक वर्ड है, कभी व्हीट और स्टोन अलग अलग कर दो। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन थे। ऐसे यार कई ब्रिज होते हैं, मैक्सवेल ब्रिज है, और भी केल्विन ब्रिज हैं, बहुत सारे ब्रिज हैं। हमें जो पढ़ना है यहाँ वो व्हीटस्टोन ब्रिज है 12th क्लास में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था? इन्होंने मेनली रेजिस्टेंस के लिए बताया था, बट वो कैपेसिटेंस में भी वैलिड होता है। क्या होता है सुनिए, ए नेटवर्क ऑफ 4 टर्मिनल्स। मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ए नेटवर्क ऑफ 4 टर्मिनल्स, मान लो 4 टर्मिनल हैं, ए बी सी डी। टर्मिनल कैसे ढूंढते हैं आपको पता है? जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी एक ही टर्मिनल चलेगा। यस सर। कनेक्टिंग वायर चेंज, बीच में एलिमेंट आते ही टर्मिनल। तो ऐसे बस उस अरेंजमेंट में, बाहर कुछ हो, उस अरेंजमेंट में 4 टर्मिनल हो, कोई 2 टर्मिनल, कोई भी दो कैपेसिटर से जुड़े हों, और बचे हुए 2 कितने कैपेसिटर से जुड़े हों? 3 कैपेसिटर से जुड़े हों। तो ऐसे किसी भी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखने लायक जो फॉर्म है, जिससे एक बार में पहचान में आ जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है इन ब्रिज की। बाहर कोई सोर्स होगा, ये कोई भी एक सोर्स है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लो इसमें कैपेसिटर लगे हैं, ये C1 C2 C3 C4, एक मैंने बोल दिया C5। चलिए पहले अपने टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करें। इसमें कितने टर्मिनल है? सपोज मैंने इस टर्मिनल को नाम दिया A। मैं कैपिटल इसलिए ले रहा है, फिर C कैपेसिटेंस भी होता है। जब 4 टर्मिनल। हाँ, जब तक कनेक्टिंग वायर चलेगी ए को चलने दो, ए रुक गया, आगे नहीं जा रहा। इसको मैंने बोल दिया बी, बी आगे नहीं जा रहा। तो क्रॉस करके आए नया टर्मिनल, बोल दिया सी। अब जहां तक कनेक्टिंग वायर है उस सी को जाने दो। सी से क्रॉस किया नया टर्मिनल डी, और जहां तक कनेक्टिंग वायर है उस डी को जाने दो। क्या सारे कैपेसिटर्स को टर्मिनल्स का नाम मिल चुका है? क्या सभी कैपेसिटर्स को टर्मिनल्स के नाम मिल चुके हैं? है ना? तो टोटल कितने टर्मिनल्स बने हमारे? 4 बने। अब चेक करो, ए कितने टर्मिनल्स, ए कितने कैपेसिटर से जुड़ा है? 2। बी कितनों से जुड़ा है? 2। सी 3, और डी 3। तो ये 2-2-3-3 वाली जो अरेंजमेंट होती है, 2-2-3-3 वाली, 4 टर्मिनल और 2-2-3-3, इसे बोलते हैं, ये क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज।
ये आपका होता है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब ऐसी फॉर्म दिख जाए जब तो बच्चा एक बार में पहचान जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसी फॉर्म ना दिखे तो उसे टर्मिनल्स का नाम डालकर फिर आगे बढ़ना होता है कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। नोट कर लो आप यहां तक तो ये। फिर हम आएंगे इसकी एक स्पेशल फॉर्म पे जो हमारे ज्यादा काम आएगा, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सर वो वही होता है ना, C1/C3 अगर C2/C4 के इक्वल हो तो C5 काम नहीं करेगा। वही है। अब सुनो उसका मतलब सुनो, कोई भी नेटवर्क हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, मैक्सवेल ब्रिज हो, केल्विन ब्रिज हो, कोई नेटवर्क हो, हमें तो खाली व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे आ जाए, ये पॉइंट फ्लो नहीं होगा चार्ज। ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे आ जाए तो वो बैलेंस्ड नेटवर्क होता है। अब अगर वो रजिस्टर है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, कैपेसिटर है तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ गए हो ना, अलग अलग बातें होती हैं। और इनको बैलेंस करने के तरीके भी होते हैं। यहाँ हेडफोन लगाया जाता है, एसी ब्रिज में तो यहाँ हेडफोन लगाया जाता है, सुना जाता है उसको, कब वो बैलेंस होगा तब मिनिमम साउंड आएगी। तो ये तो सब प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो हम जिस तरह से लेंगे इस चीज को कि भाई हमारे लिए कैसे काम आएगा, तो हमारे लिए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ सी इज सेम एज द पोटेंशियल ऑफ डी। ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस C5 के क्रॉस बताओ कितना है? 0। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 ये कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 0 होगा। अब इसका ये मतलब है Q बराबर C इंटू V होता है फॉर्मूला, और जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो गया C5 के पास? 0। इसका मतलब ये भी 0 हो गया। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन C5 इज 0। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा अगर ये बैलेंस्ड है तो? C5 को आप सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि C5 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। और रिमूव करते ही क्या फायदा बनेगा? अगर मैं C5 को रिमूव कर दूं तो क्या ये दोनों सीरीज में हो गए कि नहीं? यस सर। अभी तो नहीं दिख रहे, अभी तो ब्रांच है। नीचे ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर वो दोनों पैरेलल में जाएंगे। रिमूव करते ही आपका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बनेगा कि ऊपर तो दो हो गए, एक C1 और एक C2, नीचे दो हो गए, एक C3 और एक C4। और अब देखो C इक्विवेलेंट क्या बना? C इक्विवेलेंट A और B के बीच में, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ऊपर वाले दोनों का बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, प्लस नीचे वाले दोनों का बनेगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। क्या ये पहचान में आया? प्लस क्यों किया मैंने? क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों किस में होगी? पैरेलल। हाँ, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फायदा होता है। आप ये बनाओ एक बार, पहले लिख लो ताकि मैं थोड़ा सा और बता दूं इसमें।
यस सर। हो गया। अब मिटाऊं ना मैं इसको एक बार। यस सर। बता दो। इसके बाद देखिए कंडीशन फॉर बैलेंसिंग। ये कैसे पहचाने कि ये बैलेंस्ड है। कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, तो देखो जो रिजल्ट है ना, कोई सा भी नेटवर्क आ जाए, हमें तो खाली खैर बिट्स तो नहीं बढ़ने, आप रेशियो की तरह भी छोड़ो, यूं याद कर सकते हो आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। रेशियो में कई बार यार बच्चा भूल जाता है, पता नहीं किसका रेशियो था, आप ये तो याद कर लोगे आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर हो। तो रिजल्ट ये है C1 into C4 that should be equal to C2 into C3। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो C5 को रिमूव कर देंगे और सर्किट उस तरह से छोटा हो जाएगा। वैसे ये बताओ, ये चैप्टर थोड़ा पिछलों के मुकाबले और अच्छा चैप्टर है ना कॉन्सेप्चुअली। ये कॉन्सेप्चुअली भी मतलब मुझे तो लगता है, बाकी तो अपनी अपनी सोच होती है, कॉन्सेप्चुअली पिछले चैप्टर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। इसमें सर्किट पार्ट भी आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट भी आ जाता है। पहला सवाल मेरा, ये क्लास भी अब जैसे 1 घंटे 20 मिनट के करीब जाती है जो नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो कुछ बोरियत तो नहीं हो रही है, समझ आ रहा है ढंग से? यस सर। ठीक है ना, जल्दी निकल जाता होगा टाइम मेरे सवालों में। एक क्वेश्चन है वैसे इससे अलग। एक मिनट रुको, फिर मैं सुनता हूँ। पहली बात ये, आज 9 बजे डिस्कशन से पहले हम शुरुआत यहां से कर लेंगे, ताकि वो पिछले सीपीपी का 19th का आखिरी सवाल डिस्कस होता, हम ये प्रूफ करेंगे और वो 19th क्वेश्चन करेंगे और फिर सीपीपी नंबर 20 पे चलेंगे। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी बोलो सर। जो लाइट ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट से, तो जो उसका मोशन होता है वो रिलेटिव होता है या फिक्स रहता है सबके लिए? ये सुनो, उसकी स्पीड, ये आपने आइंस्टीन की बात कर दी, अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक बड़े ही अच्छी अजम्पशन है, पोस्टुलेट बोलते हैं उसे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है ये, स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब लाइट चलती है ना, कितनी स्पीड से चलती है? 299 बताओ। 2.9998 एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट स्पीड उसकी डिफाइन हो चुकी है कि भाई ये है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से लाइट चलती है वैक्यूम में। ठीक है। अब सुनो, अब वैसे तो मोशन रिलेटिव है, लेकिन लाइट का मोशन रिलेटिव नहीं है वैक्यूम में। लाइट जब चलती है ना वैक्यूम में, तो वहां क्या होगा सुनिए, ये लाइट आगे भाग रही है सी से। आपने एक अच्छा सा सवाल लास्ट में पूछा है, मैं एक बार इस पे थोड़ी सी जगह बना के ये बात बताऊं। अब इसीलिए तो आइंस्टीन को बहुत महान माना गया है कि भाई क्या क्या चीजें उन्होंने सोच लिया, किस तरह से उन्होंने सोचा। मान लो लाइट आगे जा रहा है विद सम स्पीड c, इधर से एक ऑब्जर्वर आ रहा है विद सम स्पीड c/2, उसको लाइट की स्पीड कितनी नजर आएगी? एक ऑब्जर्वर तो ये है एट रेस्ट, ये ऑब्जर्वर ए है। एक ऑब्जर्वर ये है किसी रॉकेट में बैठ के आ रहा है c/2 से। एक ऑब्जर्वर ये है, ये किसी रॉकेट में बैठ के जा रहा है, ये भी c/2 से। 3 ऑब्जर्वर मैंने लिए ए बी सी। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम हमारी क्लासिकल फिजिक्स लगाएं तो ए के लिए वो होगी c, बी के लिए आपको पता है क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, 3c/2, और c के लिए c - c/2 कितनी होगी? c/2। लेकिन लाइट जैसी स्पीड पे, इतनी हाई स्पीड पे क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स वैलिड नहीं है, वहां आती है रिलेटिविस्टिक रहेगी ना। क्या रहेगी ना स्पीड? ये गलत है।
c प्लस सी बाई टू भी c ही रहना है, मतलब इसको जो स्पीड नजर आएगी वो c ही नजर आएगी। c माइनस सी बाई टू भी c ही रहना है, इसको जो स्पीड नजर आएगी वो c आएगी। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ, और यू कैन से वन ऑफ द टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905। रीजन क्या होता है? ये होता है सर। ना सुनो, पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है, पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? तो लॉजिक भी तो होगा जिसका कोई रीजन ना हो। सुनो, पोस्टुलेट का मतलब ये होता है ये मेरी अजम्पशन है, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास इसको गलत करने का दमखम है तो इसे गलत प्रूफ कीजिए, लेकिन इस अजम्पशन को मान के हम अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर देते हैं। इस अजम्पशन को मानकर बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर वो कोई एक बार में पढ़ के यूं कह दे कि समझ आ गई, तो इसका मतलब उसको सच में समझ नहीं आया है, टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई ऐसा होता है। और आइंस्टाइन ने तो सोचा है। एक्चुअली क्या है, हम लोग सोचते हैं स्पीड तो इस तरीके से चलनी चाहिए, टाइम सबके लिए सेम होना चाहिए। मैंने शायद स्टार्टिंग में जब चार्ज और मास के डिफरेंस बताए तब चेक करवाया था, है ना। तो हमारा जो माइंड है ना वो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि हमारी साइज और हमारी स्पीड में जो कॉन्सेप्ट्स वैलिड होते हैं वो क्लासिकल वाले ही हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बहुत हाई स्पीड या बहुत छोटा साइज, बहुत हाई स्पीड पे चली जाती है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, बहुत छोटे साइज पे चली जाती है क्वांटम फिजिक्स, वहां पे ये न्यूटन वाले मैक्सवेल वाले कॉन्सेप्ट थोड़े फेल हो जाते हैं और वहां फिजिक्स में नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इवन सेम, हमें लगता है सेम टाइम है, किसी के लिए वो टाइम कम है और किसी के लिए ज्यादा है। हमें लगता है, एक मिनट, हमें लगता है कि ये स्पीड अलग अलग है लेकिन ये स्पीड सेम है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? ऐसे सुना है मैंने कि ब्लैक होल में जाते हैं ना, तो जो बंदा ब्लैक होल में उसके लिए टाइम वहीं पे रुक जाता है और पूरा वर्ल्ड उस सेम टाइम चल रहा होता है। मैंने सुना था मैंने किसी से। हो सकता है, मे बी ऐसा कुछ हो भाई। उसमें भी ब्लैक होल की भी अपनी एक पूरी फिजिक्स है, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में कि टाइम वहां पर रुक जाएगा उसके लिए, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो। बट ये है कि ब्लैक होल बोलते किसे हैं? ब्लैक होल जिसकी एस्केप स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो। हाँ जी क्या कह रहे हो? हाँ बोलो। आइंस्टाइन ने दी थी मतलब थ्योरी तो। हाँ, आइंस्टाइन ने तो बहुत थ्योरीज दी हैं, जैसे लेजर की थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही दी है, जबकि लेजर आया बहुत बाद में है। तो आइंस्टाइन ने तो, लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, बताओ लेजर की फुल फॉर्म नहीं पता? लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लाइट को अच्छा एम्प्लीफाई कर देना, एंड रेंजिंग ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि कोई चीज लाइट को ऑब्जर्व करके, लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर फोटोन निकलेंगे। खैर चलो ये थोड़ी फोटोन की बात चलेगी, आगे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेजर नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन हल्का सा जिक्र वहां कर देंगे। तो ये बहुत सी थ्योरीज हैं जो आइंस्टाइन ने दी हैं, जो हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोग, अब तो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो यार, आप फिजिक्स में इतना आगे तक जा सकते हो, 12th में नहीं 12th के बाद आप चाहो तो फिजिक्स के, हाँ तो फिजिक्स के कोर्सेज तो अगर आपका मन करे आप IIT भी पहुंच के अपना फिजिक्स कोर्स ले सकते हो। IITs में मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कोर्स डिजाइनिंग में, तो आप कोई सा भी कोर्स वहां चूज कर सकते हो। तो आप फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो बहुत कुछ सीख सकते हो वहां पे। ठीक है, चलिए अभी तो 12th का सिलेबस ज्यादा होता है 11th का फिजिक्स में? कुछ नहीं है, कितने मतलब ऑलमोस्ट बराबर सा है। 11th में समय ज्यादा लग जाता है, क्योंकि 11th में क्या होता है, नए बच्चे आते हैं, मैथमेटिकल टूल्स जैसी चीजें पढ़ानी पड़ती है, महीना महीना वेक्टर तक में चला जाता है, शुरुआत थोड़ी धीरे होती है, तो समय ज्यादा उसमें लग जाता है। बाकी बराबर सा ही है, हमें कोर्स वाइज टॉपिक वाइज दिखता है कई बार कि 12th का छोटा है, 12th का छोटा है, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी 12th का अच्छा कोर्स है, 11th से ज्यादा अच्छा कोर्स है 12th का। चलिए यार, अब तो मुझे अनुमति दें, कल मिलते हैं या शाम को मिलते हैं, कल नहीं शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। ठीक है।